सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। भूख बड़ी जालिम चीज़ है। ये खाने की भूख हो या फिर इख्तियार और इक़्तिदार की भूख, इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती, तहजीब भुला देती है। मैंने आज तमाम न्यूज़ चैनल्स की हेडलाइंस देखी हैं, अखबारात की सुर्खियां भी पढ़कर बैठा हूं। सब जगह चर्चे हैं इसी सियासी भूख के, लेकिन एक खबर ने तोड़ कर रख दिया है। अखबार पर एक छोटी लेकिन हकीकत में बहुत बड़ी खबर, ऐसी खबर जो किसी अखबार के फ्रंट और बैक पेज पर भी जगह पाने में नाकाम रही। ऐसी खबर को किसी चैनल पर क्या जगह मिली? ये खबर क्या है? नारोवाल के इलाके जफरवाल के एक छोटे से वरियाम नामी गांव का नौहा है, जहां गुर्बत और अफलास से तंग एक बेबस बाप ने अपने 3 कम सिन और मासूम और फूल जैसे बच्चों समेत जहर पीकर जिंदगी का खात्मा कर लिया। औलाद तो माँ बाप की आंखों की ठंडक, दिल का चैन होती है। इसे अपने हाथों से कौन कत्ल करता है? जाने वो कौन से हालात होंगे कि कदीर नामी ये शख्स अपने हाथों अपनी और अपनी औलाद की जान लेने पर मजबूर हो गया। शायद रोज भूख से बिलखना बर्दाश्त ना हुआ, क्योंकि भूख बड़ी जालिम चीज है, इससे जान एकदम नहीं निकलती। मौत लम्हा ब लम्हा रगो जां में उतरती है। सिसकती तड़पती जिंदगी को यह मौत ऐसी अजियतों से दो चार करती है कि पेट भरकर खाने वाले इसका तस्वुर ही नहीं कर सकते। कड़वा सच यह भी है कि भूख, गुर्बत और अफलास की वजह से होने वाली ये खुदकुशियां नहीं, कत्ल हैं, बदतरीन कत्ल। मुआशरे के हाथों कत्ल, हमारे और आपके हाथों कत्ल, और सबसे बढ़कर के रहबरों के हाथों, हुक्मरानों के हाथों कत्ल। लेकिन बेहिसी की इंतहा देखिए, भूख जाने निगलने लगी है, वालिदैन बच्चों समेत मौत को गले लगा रहे हैं, लेकिन रहबर, हमारे रहबर सियासत का शुगल फरमा रहे हैं। खबर है कि नून लीग हुकूमत के खिलाफ ईद के बाद सड़कों पर होगी। हुकूमत को कैसे गिराना है, ऑपोजिशन सर जोड़कर बैठेगी। खबर यह भी है कि नए कवानीन में तब्दीली के लिए हुकूमत और ऑपोजिशन भी एक पेज पर हैं, लेकिन है कि भूख के खुदकुश हमलों को रोकने के लिए हमारे यही राहबर हरगिज एक पेज पर नहीं आते। सियासत बचाते हैं, कुर्सी बचाते हैं, इंसानी जानें नहीं बचाते। सवाल वज़ीर आज़म इमरान खान की जात पर भी है कि रियासत मदीना का दावा करने वाली इनकी हुकूमत अब तक मुल्क में ऐसा निजाम क्यों नहीं ला सकी कि लोग भूख के हाथों मरना छोड़ दें। इसी दुखी दिल और खबर के साथ आज के प्रोग्राम का आगाज करेंगे। असद खरल साहब मेरे साथ हैं, सईद काजी साहब भी मेरे साथ हैं। सईद काजी साहब, आप तो इन मौज़ूआत पर बड़ी बात भी करते हैं, लेकिन होता क्यों कुछ नहीं? यानी मैंने जिस तरह अर्ज किया कि अखबार में खबर भी नहीं लग पाती, अब तक पाती अब के कोई शख्स इस तरह खुदकुशी कर लेता है, अपने बच्चों को भी जहर दे देता है। और ये कोई पहला वाकया नहीं है, मुतवातर ऐसे वाकयात हो रहे हैं। कोई निज़ाम ऐसा क्यों नहीं ला सके हम आज तक कि ये एहसास प्रोग्राम का क्या हुआ? वो 12,000 रुपया 3-4 महीने में तो 100 रुपया रोज का बनता है, तो ये शख्स उसमें भी गुजारा, अगर इसको मिल गए थे, अगर, मुझे तो नहीं लगता इसको वो भी मिले होंगे, तो किसके गिरेबान को पकड़े? कौन कसूरवार है? मैं, असद खरल साहब, आप, ये मुआशरा, हुक्मरान, कौन? देखिए, इसमें गरीब आदमी के लिए इस पूरे निज़ाम में किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है। और बुनियादी तौर पर ये जो एहसास प्रोग्राम या ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, इससे बड़ी हिपोक्रेसी कोई नहीं होती, इससे बड़ी मुनाफिकत कोई नहीं होती। आप अपने अवाम को एक भिखारी के तौर पर ट्रीट करते हैं और फिर उसे भीख भी नहीं दे पाते। आपके निज़ाम में इतनी औकात नहीं होती कि आप किसी को मुनासिब भीख दे सकें। राइट्स आपने क्या देने हैं, ना आप इसमें राइट्स दे सकते हैं। ये निज़ाम डिजाइन नहीं है। ये कहते हैं निज़ाम को बदले, चेहरे बदल के आ जाते हैं। इसलिए इसमें गाजी साहब, इसमें उसामा गाजी साहब, इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है लोगों के लिए। ये झूठ है, ये बिल्कुल फरेब है। ये जो निज़ाम इन प्लेस है, जिसे सरमायादारी निज़ाम हम कहते हैं, इसका नाम सरमायादारी निज़ाम क्यों है? कि ये सरमायादारों के लिए, भाई गरीबों के लिए नहीं है। हाँ, गरीबों को हम जो है वो वादे करेंगे उनसे, और वो उनको इलेक्शन मैनिफेस्टो सुनाएंगे, मगर वो बेचारे इसी तरह, हम बेसिकली हमने मारा उसको। ये हुक्मरान, उसके हुक्मरान जो है वो इसके जिम्मेदार हैं। इतनी बेहिस्सी है, और अगर बेहिस ना हो तो इस निज़ाम में ये हुकूमत ही नहीं कर सकते। बेहिस ना हो, इनकी आंखें खुली हों तो ये ज़मीर की आवाज़ पे खुद ही मर जाएं, मगर नहीं, ऐसा नहीं है। और इन्हें पता है, क्योंकि इनके लिए इंसान नहीं है वो, ये इनका अपना तबका इनके लिए इंसान है। अपने से नीचे लोगों को ये इंसान नहीं समझते, उसे ये खाम माल की तरह ट्रीट करते हैं।
और इसके लिए इसीलिए कहते हैं फौरन लॉकडाउन को शुरू करो और हमारे मुनाफे दोबारा से हमारे लिए पैदा करने शुरू कर दो। सईद काजी साहब देखिए, जब हम मदीना की रियासत को फॉलो करने की बात करते हैं, उसको मशले राह बनाते हैं, तो फिर वहां तो सैयदना उमर का कौल भी नजर आता है। वो भी उसी रियासत को फॉलो करते थे कि अगर किसी दरिया के किनारे पर एक जानवर का बच्चा भी मर गया तो सवाल तो उस वक्त खलीफा से होना है, यानी सरबराह से होना है। तो फिर ये लंगर खाने, ये पनाह गाहें, ये इन खुदकुशियों को, इन अमवात को, इन कत्लों को क्यों नहीं रोक पा रही? क्यों ऐसा है कि हम अखबारात में पहले तो खबरें छप जाती थी, हमने आपसे सहाफत सीखी है, आज तो चूंकि शायद हमें पता है कि इससे होना कुछ नहीं, कल को फिर कोई अल्लाह ना करे फिर कोई बाप, कोई माँ इस तरह से खुदकुशी करेगा, अपने बच्चों को कत्ल करके उसके बाद खुद भी अपना खात्मा कर लेगा, लेकिन कुछ भी नहीं होगा, किसी को फर्क नहीं पड़ता। वहाँ ये होगा, अच्छा नैब को किस तरह बदलना है, हुकूमत किस तरह गिरानी है, APC किस तरह करनी है, जमहूरियत को खतरा हो गया है, यही बातें होंगी। 18वीं तरमीम को खतरा। देखिए, ये जितना आपका खैरात का निज़ाम है ना, ये बुनियादी तौर पर ऐसे ही है जैसे हम एक कैंसर के इलाज के लिए पेन किलर देना चाहते हैं और हमारे पास पेन किलर भी नहीं है, ठीक है। तो ये अगर ये एस्पिरिन से इलाज कर रहे होते हैं, इससे आपकी जो गुर्बत है, बुनियादी मसला क्या है? मसला ये है कि देखें आपके प्रेजेंट इकोनॉमिक सेटअप में, अब इसको आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन के तौर पर अगर डील करें तो क्या जिस निजाम का नुमाइंदा हफीज शेख है या ये जो हमारा रजा बाकर रजा आया हुआ है, ये कौन लोग हैं? पता नहीं ये कौन लोग हैं। कभी आपने गौर किया कि आपके मुल्क के सबसे अहम इदारे में, जिसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, ये कौन शख्स आया हुआ है? ये आपका आदमी है? इसकी बैकग्राउंड क्या है? इसका मंगाए जरा, इसकी चीजें मंगाए, इसका जरा रिज्यूमे मंगाए। और बहुत अच्छा रिज्यूमे होगा IMF और वर्ल्ड बैंक में। IMF और वर्ल्ड बैंक क्या है? ये आलमी माफिया के हिस्से हैं। ये माफिया की तरह दुनिया चलती है हुजूर। ये यहाँ पे वो गए दिन जिस वक्त एक सेहतमंदाना सरमायादाराना रियासत थी और आइन की बातें करते थे और हुकूक की बातें करते थे। आज ये माफियाज हैं, आम ट्रस्ट करते हैं। तो ये सिलसिला है इसमें गरीब जी। तो फिर क्या असद खरल साहब, जो काजी साहब बात कर रहे हैं, कोई और निजाम लाना होगा यहाँ? तो फिर कहते हैं जी प्रेसिडेंशियल सिस्टम, कभी कुछ बात, वो भी चेक करके देख लिए। उसामा साहब जो अब वज़ीर आज़म साहब कई दफ़ा ये बयान असम्बली के अंदर दे चुके हैं कि जनाब ये माफियाज हैं। अब वो वज़ीर आज़म मेरा ख्याल या तो भूल जाते हैं कि वो कंटेनर पे नहीं है, अब वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, वो सरबराहान में मुल्कत हैं, क्योंकि सिंबॉलिक पोस्ट अब रह गई है, आपको पता है, सदर मुल्कत की तो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। सही। तो अगर वो बेबसी का इजहार करते हैं तो इन माफिया के को किसने करना है? बदकिस्मती ये है, जैसा काजी साहब निशानदेही कर रहे हैं, यहाँ पे उन्होंने 2-3 नाम लिए। रजा बाकर साहब जारी बात है वो एजेंडे के तहत आए, वर्ल्ड बैंक के जिस तरह उन्होंने बताया उहदेदार थे। अब्दुल हफीज शेख साहब, क्या वजह है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, काफ लीग की हुकूमत हो, मुशर्रफ की हुकूमत यानी हो, या गुर्बत के खात्मे अच्छा, के लिए उसके प्रोग्राम बाद है, उसके लिए पाकिस्तान की तारीख में कभी इतने पैसे नहीं रखे गए। अब्दुल हफीज शेख साहब से ज्यादा का हो गया है। नदीम बाबर साहब कई उनकी अपनी पावर और IPP कंपनी के अंदर शेयर है। अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब वो सरमायादार हैं। 4 तो ये बंदे हो गए, इसके अलावा एक लंबी फहरिस्त है। मुझे ये बताएं उसामा साहब, हम नवाज शरीफ साहब के ऊपर तनकीद इसी बात पे करते थे कि जनाब वो सरमायादार हैं, उन्होंने अपनी फैक्ट्रियां बढ़ा ली, उन्होंने अपने कारखाने लगा लिए, उनके 1 से 9 हो गए, 9 से 28 हो गए। जरदारी साहब की 1 से शुगर मिल 10 हो गई, 10 से 12 हो गई, ओमनी ग्रुप, ये वो सारा। इमरान खान साहब ठीक है, वो खुद नहीं कर रहे, वो उनके बेटे नहीं कर रहे और उनके अजीज़ों कारब नहीं कर रहे, लेकिन वो नहीं है मशीर, वो नहीं है एडवाइजर, वो कहीं नजर नहीं आते, लेकिन जो उनके दाएं बाएं आगे पीछे जो पोर्टफोलियो पे लोग बैठे हैं, अगर वो पनप रहे हैं, वो फल फूल रहे हैं, वो माफिया के तौर पर सरवाइव कर रहे हैं, वो शुगर क्राइसिस पैदा करते हैं मुल्क के अंदर, वो आटे का बहरान पैदा करते हैं, वो पावर आज भी सेक्टर में IPP माफिया रिपोर्ट के बावजूद इमरान खान उनके सामने बेबस नजर आते हैं। शुगर माफिया के खिलाफ इमरान खान साहब रिपोर्ट आने के बावजूद, आटा बुरान के बावजूद। असद खरल साहब, अब सवाल ही पैदा होता है कि चले अगर ये बिल्कुल वही लोग हैं तो फिर क्या सईद काजी साहब जो अपोजिशन कर रही है कि आज वही लोग जो एक दूसरे के खिलाफ ऐसे से बयान देते थे कि शायद हम चला भी नहीं सकते टेलीविजन पर, नून लीग, पीपल्स पार्टी, वो मोदी का यार गद्दार बिलावल कहते थे नवाज शरीफ को, तो और बहुत सी बातें, तो अब वो इकट्ठे हो रहे हैं इस हुकूमत को गिराने के लिए। क्या उससे हुकूमत को गिरा पाएंगे? नंबर 1। दूसरा ये कि क्या हुकूमतें गिराने से ये ठीक हो जाएगा निज़ाम और नून लीग और पीपल्स पार्टी सब कुछ ठीक कर लेंगे ये इमरान खान को गिराने के बाद? वो कह रहे हैं जी हम APC बुला रहे हैं, ईद के बाद हम गिराने लगे हैं हुकूमत।
देखें ये इससे बड़ा मजाक कोई नहीं है, क्या गिराना है उन्होंने और क्या करना है उनका, क्योंकि कौन सी अपोजिशन है। देखें इमरान खान जो भी है या जो मसाइल का शिकार है वो अपनी जगह पे है, लेकिन इमरान खान की सबसे बड़ी खुशनसीबी तो पीपल्स पार्टी है, उसकी तो PMLN है, क्योंकि इसकी अपोजिशन तो देखें जरा, इनकी काम तो देखें जरा, इनके असल धंधे तो देखें क्या थे। मतलब आपकी रियासत इतनी कमजोर है कि इनको प्रोसिक्यूट नहीं कर सकी, दिन दहाड़े चोरी पता ही नहीं चला क्या हुआ, किधर निकल गए। ठीक है, या किसी ने सौदे कर लिए या कुछ हो गया, जो हुआ आपके सामने मैनेजमेंट हुई है ना। तो बात ये है कि ये अपोजिशन कौन सी अपोजिशन है, इकट्ठे हो जाएंगे मौलाना फजल रहमान साहब, आज उनको एक वजारत दे के हाउसिंग की दे दें और बाकी सारे उनके लोग वहीं पहुंच जाएं जहाँ पहले जिन मकानों में रह रहे थे, तो इंशाल्लाह वो उनका सियासी मसला हल हो जाएगा, जमहूरी मसला हल हो जाएगा, उनका तनाजुर दुरुस्त हो जाएगा। तो इसी तरीके से ये जो है इनके क्या मसले हैं, वो रात को उधर तरला करते हैं, सवेरे बिलावल साहब से मिलकर बयान देते हैं कि हम ईद के बाद मिल रहे हैं। बिलावल साहब बाकायदा गुस्से इस दफा नाराज हुए हैं उनसे कि जी शहबाज शरीफ साहब क्यों नहीं आए, इन महाजों पे लड़ रहे हैं। एक उनका महाज तो है कि यहाँ के एस्टेब्लिशमेंट के तरलों से फरागत बन जाए, फिर उनके बड़े भाईजान का हुक्म मानना होता है। उधर उनकी एक भतीजी है माशाल्लाह जो उनके लिए एक हजीम और शान प्रॉब्लम है, वो कहाँ जाए बेचारे। कौन सी अपोजिशन उसामा गाजी साहब, कोई अपोजिशन नहीं है। इसीलिए तो उन्होंने सेल्फ क्वारंटाइन किया हुआ है, खुद सकता जब दिल करे वो क्वारंटाइन में चले जाते हैं। मियां जावेद लतीफ साहब ने कहा वो आएंगे, शहबाज शरीफ साहब आएंगे और वो जैसे ही सेहतयाब होंगे वो आएंगे। वो सेहतयाब होंगे तो फिर आएंगे ना, क्योंकि उनका अपनी मर्जी से टेस्ट जब मर्जी पॉजिटिव हो जाता है, जब मर्जी नेगेटिव हो जाता है। आपको पता 90s के अंदर शहबाज शरीफ को जब पकड़ा था FIA ने, मुझे आज भी याद है, उस वक्त वे बीमारी के ऊपर उनको बेल मिली थी। यानी टेक्निकल ग्राउंड के मास्टरमाइंड है। मुझे सईद काजी साहब, उसामा साहब, आप प्रोग्राम में नहीं थे, मैंने चैलेंज दिया था, आलमगीर खान साहब जो MNA थे कराची के, वो हमारे साथ लाइव थे, तो मैं के इलेक्ट्रिक का अगर हुकूमत बेबस हो गई, इदारे बेबस हो गए, तो मैं वो मसला हल करने के लिए तैयार हूं, पहली बात। दूसरी, काजी साहब आप हैरान होंगे, ये माफिया की बात कर रहे हैं जी जी, हाइडल बिजली के हवाले से मुझे टॉप लेवल के लोगों ने, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूं और फेडरल गवर्नमेंट के, उन्होंने कहा आप हमारी मदद करें। मैं किस लिए? कहते हैं जी हाइडल की बिजली बनाने के लिए हमारे पास पूरे पाकिस्तान में बेहतरीन दुनिया का नहर निजाम मौजूद है, दरिया हैं, चश्मे हैं, बहुत सारी नहरें हैं, लेकिन वो कहते हैं हमें ये माफिया, मैं काजी साहब मुझे मदद के लिए उन्होंने पुकारा है और मैं ये इनिशिएटिव ले रहा हूं खुद से। अच्छा। और मैं 4 या 5 मेगावाट, वो तो 5 बनी थी ना 200 अरब लेके पर चाइना से, वो कायदे-ए-आज़म सोलर, मैं हाइडल बना के चला के मैं दिखाऊंगा, फिर उसके बाद सोलर, विंड, और जिस जिस जिले को हुकूमत कहेगी ना तो मैं जमीन लीज पे लूंगा, मैं उसको अब हाफ रेट पे बिजली भी दूंगा, सईद काजी साहब मॉडल विलेज भी बनाऊंगा, जब हुकूमतें नहीं करेंगी तो फिर इस तरह बिजली भी दे सकता हूँ एक बंदा अगर सही से, और हुकूमत की मुझे मदद की जरूरत नहीं है। अच्छा। मैं करके दिखाऊंगा। हुकूमत के इंशाअल्लाह कहते हैं, अल्लाह करे आप कामयाब हो। उसामा साहब जी जी जी, वो कहते हैं जी हमारा पॉलिसी बन रही है, हमारा NOC फंसा हुआ है, फेडरल और प्रोविंशियल का फंसा है, नेपरा बीच में NOC नहीं देता। खरल साहब मुझे ये एक और मामला है, नेपरा को IPPs वाले ये धमकी लगाते हैं कि भाई अगर आप सस्ती बिजली बनाने का NOC काम शुरू कर दोगे तो हमारे अरबों खरबों के जो खांचे हैं जिसमें से आपको भी बोले साहब इतनी बात जी तो हमारी दुकानें आप बंद करोगे, ये वैसे आपकी तो बात जेबें इस हद तक गर्म दुरुस्त तो नहीं है होगी। कि लेटेस्ट स्टडीज पाकिस्तान के बारे में यही हैं कि आप जितने भी आपने कोई प्रोजेक्ट्स लगाने हैं ना वो डिस्ट्रिक्ट्स के बड़े-बड़े शहरों के करीब लगाएं, उससे आपका ये ट्रांसमिशन का खर्चा भी बचता है, लाइन लॉसेस बचते हैं। अच्छा खैर साहब आवाम के लिए लाहौर के अतराफ में शेखुपुरा और ननकाना से मैं स्टार्ट कर रहा हूं अपनी मदद आपके तहत, अल्लाह आपको कामयाब करे। अच्छा ना कोई लोन लूंगा, अपनी मदद आपके तहत, अच्छा करके दिखा दूंगा इजाजत हुकूमत को कि ये काम हो आपकी इजाजत से। सईद काजी साहब एक और मामला है नैब का। अब एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के अहकामात आए कि 120 अदालतें बनाई जाएं नैब की, ये जिस तरह एक केस चल रहा था वो नैब के पास प्ली बार्गेन के लिए उन्होंने कहा जी प्ली बार्गेन तो बाद में हम करवाते हैं जमानत पे, और अल्लाह डीनू भाई कोई केस था, तो उसमें उन्होंने कहा कि हम रिकॉर्ड तो मंगवाएं, नैब का क्या चक्कर है। पता लगा 20 साल से पता नहीं 2000 से ज्यादा केसेस तो पेंडिंग पड़े हुए हैं, ये क्या मसला है। और 5 सामिया 25 में से खाली है, उन्होंने कहा 120। अब वो हुकूमत ने कहा जी 2 अरब 86 करोड़ रुपया सालाना लगेगा, कहां से लाएं बादशाह। सुप्रीम कोर्ट नहीं जी 1 महीने का वक्त है, आप काबीना से मंजूरी लेकर इस पर इनिशिएट करें। दूसरी तरफ ये सियासतदान इकट्ठे हो गए हैं,
हुकूमत और ऑपोजिशन अब मिल बैठ रहे हैं और नैब तरमीम लेकर आ रहे हैं। वो बना लिया ड्राफ्ट, मैंने पूरी खबर ब्रेक नहीं जी की जी थी बिल्कुल सही। तो सईद काजी साहब, ये अब नैब को क्या होने लगा है? इसको एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के अहकाम आते हैं, दूसरी तरफ ये सियासतदान इकट्ठे हो गए हैं और ये कह रहे हैं कोई नैब का कोई नया इदारा बनेगा। देखिए, जितने भी ये केस खत्म हुए हैं, ये जो इसका हुआ था जिसको शहबाज शरीफ ने 14 लाख रुपए गैर कानूनी जिसकी तनख्वाह लगा रखी थी, क्या नाम था उसका, आहद चीमा था, उसका केस हो गया, या फवाद हसन फवाद का केस हो गया, ये केस थे। और मुझे नायब के सोर्सेज ने बताया था जनाब कि वहाँ जज नहीं अपॉइंट हो रहे, जज अपॉइंट नहीं होते, ये ऊपर जाते हैं, ऊपर जाके हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को वो ठीक कहते हैं, कहते हैं यार इतने अरसे से केस है तो इसको जमानत पे घर भेजो या इसका ट्रायल करो। ये क्या हो रहा है? हो ये रहा है हजूर कि हमें ट्रायल दिखाया जा रहा है, सौदेबाजी कहीं और हो रही होती है। इनका मुझे लगता है रियासत का मसला भी करप्शन नहीं रह गया, करप्शन से ये इनसे इसको मसला नहीं समझते ये। इसलिए मुझे ये बताएं, ओपन एंड शट केसेस थे, इवन बहुत से केसेस थे तो हमें बात करने से रोक दिया गया कि भाई बात नहीं करनी आपने। मुझे बताएं किस मुल्क में ऐसे होता है कहा जाए कि जी आप केस से बात ही नहीं कर सकते? हम जज की जात को डिस्कस, अच्छा एक तरफ जजों की जात को डिस्कस कर रहे हैं, कुछ लोगों को ये आजादी हासिल है कि जजों पर जो मर्जी कमेंट कर लें। हमें ये कहा जाता है कि जनाब आपने जो फैसला हो गया आपका आईनी हक है कि आप इसके हुस्न खुबा के बारे में जज साहब की जात को डिस्कस किए बगैर कर सकते हैं। ठीक हो गया, अच्छा, लेकिन वो उसकी हमें इजाजत नहीं। तो मैं ये समझता हूँ कि इन्हें समझ में नहीं आ रहा। मैं एक और खबर मैं भी आपको दे दूं। जी जी, दुनिया एक खौफनाक माशी बुरान की तरफ बढ़ रही है। हम मरीख पर नहीं रहते, जमीन पर रहते हैं। सही। और मैं ये भी बता दूं उसामा गाजी साहब, जी जी जी, आज बात ना ये चेहरे नजर आ रहे हैं मुझे, ना ये मौजूदात नजर आ रहे हैं। अमेरिका बहादुर और इसकी अगर इकोनॉमीज को देखें आप तो आपको समझ लग जाएगा कि जो इतने बड़े जी उसामा साहब। अच्छा, ये असद खलल साहब जो काजी साहब बात कर रहे हैं कि ये वाकई मसला नहीं रहा, ये 24 रुकनी कमेटी, अरकान पार्लियामेंट में 24 रुकनी, लेकिन इसमें एक लतीफा कहूं क्या करूं, मजाक है क्या है कि जितने लोग नैबजदा जिन पर नैब के केसेस हैं वो हुकूमत में ऑपोजिशन में, वही नाम नून लीग के अगर नाम आप देख लें, शाहिद खान अब्बासी साहब हैं जी इस कमेटी में जो नैब के नए कवानीन पर अब ये आगे चलेंगे, जिसका आपने खबर ब्रेक की थी कि जी वो आ रहा है एक नया कानून। अच्छा, शाहिद खान अब्बासी साहब वो अपनी LNG से लेकर क्या क्या, वो एक बंदा तो मरफूर भी है PSO वाला, ख्वाजा साद रफीक साहब जी कमेटी में शामिल है, राना सनाउल्लाह साहब भी कमेटी में शामिल है, एहसन इकबाल साहब भी शामिल हैं, राजा परवेज अशरफ भी हैं जी, आप अंदाजा तो लगाएं। अच्छा, हुकूमत पर आ जाते हैं, बाबर अवान साहब हैं, परवेज खटक साहब। अब एक तरफ पीपल्स पार्टी कहती है जी मालम जब्बा, वो BRT, ये सारे किधर गए? तो वो लोग तो खुद कमेटी में, वो नैब को उसामा साहब, अब आपको समझ आ गई। 2 दिन पहले जब मैंने खबर ब्रेक की थी कि इस्लामाबाद में ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, जी जी, ये फेस आगे और है, केस कहीं और तैयार हो गए, ड्राफ्ट बन चुका है, ये कमेटी अब अनाउंसमेंट आ रही है, ड्राफ्ट फाइनल हो चुका है। मैंने आपको बताया था कि इस्लामाबाद के सेक्टर भी बताया था, गली भी बताई थी, और जिस घर में ड्राफ्ट हुआ था, हुकूमत इमरान खान कहते थे एहतसाब बिला इम्तियाज, अपने ऐसे लोग तो शामिल ना करते, अपने ऐसे लोग तो शामिल ना करते जिनका खुद केस है। बेनिफिशियरी उसके अंदर अगर शामिल हैं तो अभी आपको समझ नहीं मेरी खबर की आगे कि नून लीग के भी वो लोग जो नैबजदा, पीपल्स पार्टी के वो लोग जो नैबजदा, अच्छा, और PTI के भी वो लोग जो नैबजदा। तो इसका मतलब ये है कि नैब को अब मैं क्यों क्या कहूं कि जो उन्होंने बनाएंगे क्या। तो सही काजी साहब, सुप्रीम कोर्ट इस चीज को देखेगी फिर? ये अगर ये सुप्रीम कोर्ट देखेगी क्या? सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहिए। शाहिद खान अब्बासी के खिलाफ में गया, LNG का सोमोटो हुआ, जी जी, सुप्रीम कोर्ट देखेगी नहीं, सुप्रीम कोर्ट देख रही है। 17/16 केस में सिर्फ मैं ही बात मुद्दई हूँ, बाकी सारी दरखास्तें उड़ गई हैं। 3 माह की सुप्रीम कोर्ट ने डेडलाइन दी है नैब को, अच्छा काजी साहब, हुकूमत को, काजी साहब पार्लियामेंट के अंदर लेजिस्लेशन करें। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर हम देखेंगे। अभी तो 1 महीने का वक्त दिया सुप्रीम कोर्ट ने। काजी साहब क्या लगता है आपको, ये किसकी चलेगी, सुप्रीम कोर्ट की या ये सियासतदानों की? ये बारी था नैब का 25 से, आपको नैब का इदारा खत्म होता नजर आ रहा है? नैब का जो मसला है वो ये है कि ये जो हमारी सिविलियन एलीट है, इसका नैब से प्रॉब्लम सिर्फ एक है, और वो प्रॉब्लम ये है कि ये वाहिद इदारा है कि जिसके बंदे को ये ट्रांसफर नहीं कर सकते। IG पुलिस इनके वो हाथ डालेगा तो ये इनके बंदे को हाथ डालेगा, ट्रांसफर हो जाएगा। अगर FIA का बंदा इनकी कुछ चोरी पकड़ने की कोशिश करेगा, अगले दिन खोटे लाइन लग जाएगा। तो ये है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, एक दफा आपने अपॉइंट कर दिया तो आप उसको हटा नहीं सकते। अब ये गले की हड्डी बन गई है। नैब इन्हें बुरी क्यों लगती है? जो कमर जमान चौधरी की नैब थी वो ठीक थी,
क्योंकि वो जाती मुलाजम की तरह ट्रीट होता है इनसे। काजी साहब सॉरी फॉर इंटरप्शन, कमर जमान चौधरी के बारे में ही आसिफ जरदारी साहब ने कहा था ना, जब उनसे एक एंकर ने सवाल किया कि चेयरमैन नैब, तो उनका जुमला भी आपने, उसका अंदाजे गुफ्तगू भी, उनकी रूहानियत भी आपने देखी। जरदारी साहब जो वही जेल में भी गए, उनका उसकी क्या मिजाल है कि वो मुझे पूछेगा, तो वो भी वही आपने जो बात की है। तो मामला यह है, इदारों के अंदर जब गंदे अंडे सीटों पे बैठ जाएंगे, उन सीटों पे, तो फिर उस इदारों का अल्लाह ही हाफिज होता है। अब चेयरमैन जावेद इकबाल साहब, चले जो भी है काजी साहब, ये एक बात रिकॉर्ड पे है कि जितने लोग साबिक सदूर, वज़राए आज़म, वज़राए आला, अपोजिशन लीडर, बड़े बड़े टॉप ब्यूरोक्रेट, वो सिंध के हों, वो पंजाब के हों, वो केपीके के हों, पॉलिटिशियन, जेलों के अंदर तो गए ना, पकड़े तो गए ना। अब सजाएं तो अदालतों ने देनी है, बड़े बड़े मुकला भी है, टेक्निकल जस्टिस भी है, छुपते भी हैं, सामने आते भी नहीं। ब्रेक से पहले हमने शुक्रिया भी अदा करना है काजी साहब का। काजी साहब, अब होगा क्या, आपको क्या लग रहा है, किस किस्म का कोई इदारा आने वाला है सामने? इदारा नहीं, इस इदारे को कहते हैं कि पर नाक तराशा, जो पहले से बुनियादी ख्वाहिश थी ना, लूला साहब ने पहली तकरीर की थी कि नैब खत्म। सर, प्रोसिक्यूटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा, नैब के प्रोसिक्यूटर ने, कि जी हमारे पास तो वसाइल ही नहीं होते। तो अब वो रही सही कसर भी निकल जाएगी काजी साहब, आपको ये लगता है इस पे नैब में? देखिए बात ये है जी 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 कि इनके ये मैं जिस तरह पहले कह रहा था कि नैब पे भी ये इकट्ठे नहीं होंगे, और जो है ये कोई सी बात है, इन्हें आज यकीन दहानी हो जाए कि जनाब इनके केसेस में आगे पेशरफ्त नहीं होगी, इनको नैब से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मसला ये है कि इनकी लड़ाई इम्प्यूनिटी की है। वो ये कहते हैं यार कि जिस तरह उनके ख्याल में बाज हम हुक्मरान तबके के ऐसे लोग हैं जिन्हें शायद हाथ नहीं पड़ सकता, तो हम क्यों नहीं है ऐसे। इन्होंने जो लड़ाई लड़ी है बेसिकली, वो कोई लड़ाई सिविलियन रूल की नहीं थी, वो लड़ाई थी इम्प्यूनिटी की। देखे ना असेंबली में क्या कहते थे, यार जज साहब को कोई नहीं पूछता, जनरल साहब को कोई नहीं पूछता, हमें ये ख्वाजा आसिफ साहब नहीं कराता ना, मगर मेरी यादाश्त, तो वो कह रहे थे कि यार जिस तरह इन लोगों को कोई नहीं पूछता, हमें भी ना पूछो। और फिर उनका बयानिया क्या था? बयानिया ये था कि यार देखो हम करप्ट हैं तो ये भी तो करप्ट है, चुनाचे हमारी करप्शन जमा हुकूमत की मुबैना करप्शन बराबर है जीरो। तो आप देखें ना कि ये क्या जो है इनका बयानिया क्या था। मगर मैं एक और बात बताऊं, जी हालात तो वो टेक कर लेंगे। अच्छा, माशी बुरहान जो है जिस तरीके से दुनिया में आ रहा है, बैंक ऑफ इंग्लैंड का काबक कहता है पिछले 300 साल का रिकॉर्ड टूट रहा है। बरतानिया जैसा मुल्क जो है वो पॉपुलराइज हो रहा है और उसकी तकरीबन आधी मैन्युफैक्चरिंग जो है हिट हो गई है, और 350 बिलियन पाउंड का हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? यहाँ पे एक निजामाती तब्दीली पूरी दुनिया मांग रही है। तो ये कोरोना ने जिस तरीके से इनको नंगा किया है और आलमी हुक्मरान तबके को नंगा किया है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया काजी साहब। आप जिस तरह आप कह रहे हैं तो लगता है कि वो जो माशी बदहाली है, तो इन लोगों ने जो हमारी शराफिया, उन्होंने भी सोच लिया कि हमारी मईशत हमने अपनी जो बचानी है, जिस तरह भी हमने लूट मार किया है, काला धन है, तो नैब को कमज़ोर कर दो, उसकी कोई साजिश लगता है कि अब रचाई जा रही है। इसमें हो सकता है सुप्रीम कोर्ट नोटिस भी ले ले। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे। पबजी बैन खत्म कर दिया गया है, अब क्या होगा, ब्रेक के बाद बात करेंगे। अब पता चला। पाकिस्तान पर पीटीए ने, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने पाबंदी लगा दी थी पबजी गेम पर, और उसके बाद इस गेम को जो कंट्रोल करती है पाकिस्तान में कंपनी, वो अदालत में चली गई और महफूज फैसला सुना दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक तो पीटीए का पबजी पर पाबंदी का फैसला कलअदम करार दिया है, और इसके अलावा पीटीए का भी एक मौक़िफ़ सामने आया, उस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ है वकार ज़का, इसी तारीख को मोहताज होस्ट हैं, सोशल मीडिया पर्सनालिटी हैं। वकार ज़का, ये बताएं कि जो कहा गया पीटीए की तरफ से कि जी लोगों की शिकायत थी, नौजवानों में खुदकुशी का रुझान नज़र आ रहा था, ये गेम इतना बच्चे को अपने अंदर, नौजवानों को इन्वॉल्व कर लेती है कि उससे रोकें तो इतना एक्सट्रीम स्टेप बच्चे ले लेते हैं, उससे किस तरह से रोका जाएगा? क्योंकि पीटीए कह रहा है जी कि हमने इनसे पूछा, इंतज़ामिया से इस कंपनी की, कि जी हमें पबजी के सेशंस, पाकिस्तान में इस्तेमाल करने की तादाद, कंपनी की तरफ से नाफिज करदा कंट्रोल्स की तफसीलात दें, वो हमें नहीं दी गई। तो ये आए दिन हम सुनते हैं इस तरह की पाबंदियाँ, फिर उनको हटाया जाता है, हल क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा पबजी कॉरपोरेशन वालों का, क्योंकि 2 जुलाई को जब मुझे अंदाज़ा हो गया, क्योंकि ऑलरेडी क्रिप्टो करेंसी और कंप्यूटर का कोर्स चेंज कराने के लिए इन पर्सन में जाता रहा हूँ,
जब पहले दिन मैं पिटीशन सिंध हाई कोर्ट में कराने गया तो मुझे पता चल गया अकेले मैं नहीं कर सकता। तो मैंने पबजी कॉर्पोरेशन को ईमेल की और उनकी बड़ी मिन्नतें तरले किए कि आप पाकिस्तान में आए, क्योंकि उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये कंपनी यहाँ है नहीं, जैसे मेरे ख्याल से अभी आप कह रहे थे ना कि पबजी कॉर्पोरेशन पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करती, वो आई है स्पेशली और उन्होंने एक अच्छे खासे वकील को हायर किया। अच्छा, ये जो पूरा सिलसिला है उसमें यूट्यूब अगर बैन होता है या कुछ भी होता है तो वो कंपनी को भी हम ईमेल करते थे, उस जमाने में वो आती नहीं थी। मसला यहाँ पर यह है कि जो खुदकुशी वाला केस है, मैंने पहले भी बताया है काफी सारे प्रोग्राम्स में कि जो खुदकुशी हुई है उस पर जांच पड़ताल कर ली जाए, डीपीओ से पूछ लिया जाए कि किस बात में हुई है। एक लड़की केस में हुई है जो उसके माँ बाप खुद कहते हैं, रिकॉर्डिंग मौजूद है। दूसरा बाइपोलर डिसऑर्डर था एक बंदा। तो खुदकुशी तो क्रिकेट में सिलेक्शन ना होने पे 3-4 खुदकुशियां तो न्यूज ने रिपोर्ट की है, तो खुदकुशी का तो कोई सिलसिला है नहीं। अब बड़ा एजेंडा क्या है, जो मैंने 6 महीने पहले वीडियो पोस्ट की थी कि यूट्यूब और ये तमाम चीजें बैन की जाएंगी, चाइना की तरह सेंसरशिप यहाँ लाई जाएगी, क्योंकि सैंड वाइन के नाम से एक कंपनी है कनाडा की, उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है। अब सैंड वाइन कंपनी की अगर हकीकत समझ जाएंगे तो ये सारी कंप्लेन एक तरफ हो जाएगी। लेकिन मेरा कहना फिर भी ये मुख्तसरन, सेक्शन 37 है पीटीए को जो अनलिमिटेड पावर देता है कुछ भी बैन करने के लिए। उसमें ये नहीं है कि मुल्क की सलामती की कोई बात है तो बैन करें, जुडिशल की है, उनमें कुछ भी बैन कर दें। तो हमें पीटीए से कोई गर्ज नहीं है, सुप्रीम कोर्ट से कोई गर्ज नहीं है। हमारा है ताल्लुक आईटी मिनिस्टर अमीनुल हक साहब से कि आपने अभी तक पार्लियामेंट में कोई बात की, खालिद मकबूल साहब ने कोई बात की, पार्लियामेंट के बाकी लोगों ने ट्वीट किए हैं, फवाद चौधरी ने, यार पार्लियामेंट में आपने क्यों नहीं बात की? हम तो उससे पूछेंगे जिसको हमने वोट दिया है, हम सुप्रीम कोर्ट से क्यों पूछे? कानून बनता है पार्लियामेंट से। इन्होंने कोई तरमीम नहीं की, इन्होंने कोई डेवलपमेंट नहीं की, जिसकी वजह से जो कानून पीटीए को मिला हुआ है उस पर वो जो उठा के कुछ भी बैन कर देंगे। ठीक, तो वकार ये अभी आपके नाम पे ट्रेंड, थैंक यू वकार ज़काबी, इस वक्त ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है। इसका मतलब है नौजवान ज़्यादा तादाद जो है कम से कम, वो तो आप जो बातें करते हैं उसके हक में है कि इस तरह ऐप्स पर सोशल मीडिया बैन नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी हमने बीगो का सुना, टिकटॉक को भी वार्निंग दी गई। तो ये जो गलत इस्तेमाल तो होता है, मैं आपकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि कोई भी चीज़ होगी उसका अच्छा बुरा इस्तेमाल होता है, और बुरा इस्तेमाल अगर बहुत कम हो रहा है तो उसको रोकना भी है। तो जब पीटीए कह रहा है जी ये कंपनी को कुछ तो डिटेल देनी चाहिए, या आप समझते हैं कि नहीं बिल्कुल आज़ादी तो कोई भी मुल्क नहीं देगा कुछ भी करने की? देखिए मैं बात यहाँ क्लियर कर दूं। पहली बात तो ये कि ये जो सेशन मांगना किसी कंपनी से, यूट्यूब को ये बोलना कि जी आप आके हमारे फिक्कों की जो लड़ाई है, जैसे जो यूट्यूब के बैन के ऊपर बात हो रही थी, सिपा साहबा वाले ने शिया को कुछ बोल दिया, वो यूट्यूब का क्या लेना देना भाई इससे? ये पता, ये वो वाली बात कह रहे हैं आप लोग कि एक लड़की रोड पे जा रही है, उसको किसी ने छेड़ा है, आप कह रहे हैं यार लड़की को बैन कर देते हैं, तमाम लड़कियों को बैन कर देते हैं। भाई आप उस लड़के के ईमान को चेक करेंगे, जो लोग ऐसा कंटेंट बना रहे हैं उसके ऊपर बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन वो पाकिस्तान करेगा, वो टिकटॉक क्यों करेगा? ये इन्होंने बड़ी गलत बात बोली और मैं चैलेंज करता हूँ पीटीए से पूछे टिकटॉक की वार्निंग किसको दी है? टिकटॉक की कंपनी तो है नहीं यहाँ, और टिकटॉक की कंपनी से मैं 4 साल से हूँ मुंसलिक, क्योंकि वो लोग मुझे अप्रोच करते हैं प्रमोशन के लिए। मैंने कभी उनकी प्रमोशन की नहीं, क्योंकि मेरे टाइप का कंटेंट नहीं है। कोई इन्होंने वार्निंग किसको दी? आप खुद ही आप मुझे बताएं उसामा, वार्निंग दी किसको है? क्या टिकटॉक चाइना से कहेगी ठीक है जी अब हम नाजेबा कंटेंट पाकिस्तानियों को नहीं डलने देंगे? यार ऐसी बात है। और इसका मैं आपको फिर वही कह रहा हूँ, बड़ी पिक्चर ये है, पाकिस्तान में हर चीज को सेंसर किया जाएगा। इसमें कंप्लेनेंट को आप मुझे सामने लेकर आए, भाई इंक्वायरी होनी चाहिए ना। अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा है कि 1 जुलाई को आपने ऑर्डर में लिखा हुआ है 1 जुलाई को बैन किया है और 2 जुलाई को आप मिनट ऑफ मीटिंग सबमिट करा रहे हैं। तो कोर्ट ने बोला ये क्या तरीका है यार, बैन पहले किया है मीटिंग बाद में कर रहे हैं। ये साफ दिखा रहा है कि कोई और चाहता है कि जी सब चीजें बैन हो ताकि उसका मजाक ना उड़ाया जाए, ताकि उसके बारे में कोई बुरी बात ना की जाए। इसमें आप इन एप्लीकेशंस को क्यों ब्लेम कर रहे हैं? दुनिया भर में मैसेज जा रहा है कि पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करो। भाई यूट्यूब का ऑफिस यहाँ नहीं खुला, अमेजॉन का ऑफिस यहाँ नहीं खुला, पेपैल यहाँ नहीं आता, क्योंकि बैन किया जाता है। वो कहते हैं हम क्यों लाए इन्वेस्टमेंट, हम क्यों जवाब दें? जब आपसे हमें फायदा भी नहीं होना, उल्टा गालियां भी देनी है, उल्टे हमारे ऑफिस जलाने की भी बात करनी है, तो भाई आपको जवाब क्यों दे? पबजी सेशन के बारे में क्यों बताया आपको? दुनिया भर में कहीं जवाब देता नहीं है, तो पाकिस्तान को किस खुशी में दे? तो ये हमें क्या करना होगा जो आप बातें कर रहे हैं कि ये बैन वगैरह? सर उसामा भाई, इसके लिए मैं चाहूंगा, मैं बड़े टीवी चैनल से इस वक्त राब्ता कर रहा होता हूँ कि खुदा करा आईटी मिनिस्टर अमीनुल हक साहब को एक दफा सेशन में ले आए हमारे साथ, एक दफा। पीटीए का कसूर नहीं है, पीटीए के लोगों को बिठा देते हैं। देखें ये पार्लियामेंट के जितने लोग हैं, बिलावल भुट्टो से लेके शहबाज शरीफ तक, इन सब पे इस वक्त नौजवानों की नजर है और सब बड़ा हल्का समझ रही है। थैंक यू फॉर वकार जगह, कोई मैंने पैसे दे के नहीं चला दिया, या मैंने नहीं बोला प्लीज प्लीज मेरा ट्रेंड चलाओ। ये
कोई 6 महीने से कैंपेनिंग चल रही है इस बारे में कि हमें पाकिस्तान में ई स्पोर्ट्स को लाना है, ई कॉमर्स को लाना है, और ये हुकूमत को बिल्कुल नहीं पता। इन्हें बच्चे समझ रही है, इनको समझ रही है शायद ये रोडों पे नहीं आ सकते, शायद ये आगे धरना नहीं डाल सकते। इसीलिए टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान में अपनी पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर करने जा रहा हूँ, उसके लिए तमाम मेंबर जमा हो गए। और जब आप देखेंगे ना, इनका ख्याल होता है नहीं यार गांव देहात में वकार ज़का को कौन जानता होगा, अरे वहां से कहां वोट मिलेंगे। जैसे मुशर्रफ साहब एक जमाने में आ गए थे फेसबुक के ऊपर, वकार के साथ भी होने वाला है। वकार ज़का कि दुनिया तो अब हम तो ये पढ़ते हैं, मुझे इन चीज़ों का ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन कि डिजिटलाइज हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अब दुनिया बात कर रही है आगे से आगे। अब तो देखिए वो मरीख पर अब मुकाबले हो रहे हैं कि अमेरिका ने अब अपना खलाई मिशन भेजना है, चाइना पहले भेज चुका है, यूएई। तो हम कहाँ खड़े हैं, हम किस तरह, अब तो ऑनलाइन पेमेंट्स, हर चीज़ ऑनलाइन। एक तरफ वो बात की जाती है कि जी इजी एक्सेस देने हमने नेट का, दूसरी तरफ इस तरह की पाबंदियाँ। तो किस तरह से हम आगे, जो आप बात कर रहे हैं कि ये तो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट फिर किस तरह से आएगी, आबादी इतनी ज़्यादा है। सर खिचड़ी पकाई जा रही है। इमरान खान ने इस वक्त इतने सारे कैप्टन खड़े कर दिए, तानिया एक कैप्टन। आप आईटी की कमेटी तो देखें, दुनिया के बेस्ट लोग लाए हैं, गुड जॉब, बट लेकिन आपने 6-7 कैप्टन एक साथ खड़े कर दिए। वो डिजिटल पाकिस्तान का नारा लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई इनमें कोऑर्डिनेशन नहीं है। आईटी मिनिस्टर, उनको तो भाई आप खाले जमा करने का मिनिस्टर बनाए ना, उनसे जरा पूछे। 3 ट्वीट उन्होंने रीट्वीट किए। मैंने उनसे इतनी दफा कहा है, फाटा में क्यों नहीं है इंटरनेट, गिलगित बल्तिस्तान में इंटरनेट क्यों नहीं है, पाकिस्तान के इलाकों में इंटरनेट नहीं है। और इस पे वकार ज़का साहब, सॉरी फॉर इंटरप्शन, चूंकि ये केस सुप्रीम कोर्ट में 105/12 जो पिटीशन है, जो मीडिया कमीशन जिसमें बना, उसके अंदर ये केस डिस्कस हुआ और उसके अंदर कोर्ट की बड़ी रिजर्वेशंस है। आपने जो बात की है ना, दुखती राग पे हाथ धरने वाली बात है कि R&D का जो पैसा होता है, उस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ। 60 अरब रुपया हो चुका था जमा, जो कि 5% के हिसाब से हर कंपनी जो गवर्नमेंट को टैक्स करती है, उसमें से R&D के जो हवाले से 5% इस बेस पे कटा जाता है कि जो रिमोट एरिया जिनकी आप बात कर रहे हैं, फार फ्रैंक एरिया है, उन वहाँ पे कनेक्टिविटी बनाई जाएगी, वहाँ पे ये जो नेटवर्किंग है वो की जाएगी, और ये पैसा सिर्फ उसके ऊपर खर्च किया जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने उससे 128 मिलियन की पेमेंट हो गई थी एजेंसी की, उनका ये कैसे हो गई? अच्छा, उसमें उसके ऊपर भी बैन किया। लेकिन वारदात ये देखें कि जब हुकूमत आती है नून, लेकिन बात जनरलाइज कर रहा हूँ, इसाक डार साहब ने जो 480 अरब की पेमेंट की IPPs को, उसमें से वो 60 अरब उठाया, सेविंग का पैसा उठाया, नेशनल बैंक गार्डी ब्रांच को एक लेटर लिखा कि जनाब 480 अरब इनको दे दे। अब वो डाका है, सुप्रीम कोर्ट की वायलेशन भी है। अब तो हुकूमत है ये इमरान खान साहब की, वो अब तक तो 200-300 अरब रुपया हो चुका होगा। वो कौन खा गया, कौन तरजीह नहीं है उसका। इसका मतलब है वो लोगों को आप जो महरूम कर रहे हैं, एक मिनट समझ साहब जी ये समझा रहे हैं, वो ये था कि कहीं अगर कंपनी जो है वो लगाती है वहां टावर, जब पैसे ज्यादा हो, वो इसलिए था कि अगर टावर लगता है पैसे कम होंगे तो वो सब्सिडी गवर्नमेंट उस पैसे से देगी, कनेक्टिविटी इन्होंने इंश्योर करनी थी। मुझे ब्रेक लेनी है। वकार, आपको क्या उम्मीद है कि ये हम कब अपनी यंग जनरेशन, हम तो अब लगता है कि मेरे बच्चे मुझसे ज़्यादा जानते हैं मोबाइल और ये कंप्यूटर वगैरह को, तो इनको हम एम्पावर करके, जो हमारे पास यूथ है, आबादी है, इसको हम किस तरह से IT सेक्टर को आगे लेकर जाएंगे? ये पाबंदियाँ ख़त्म होंगी तो फिर ही जाएंगे। सर मैं मुख्तसरन कर दूं क्योंकि टाइम आपके पास भी कम होगा, कि चक्कर सबसे पहला ये कि ये चीज़ क्लियर कर लें कि कुछ जो 60 साल या 50 साल से ऊपर के हजरात हैं ना, वो ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि यार वकार ज़का का केस तो सिंध में था, ये इस्लामाबाद के केस के बाद थैंक यू वकार ज़का क्यों हो रहा है? तो सर आपको पता ही नहीं है पीछे क्या कहानी चल रही है, क्या हुआ है, आपने फॉलो नहीं किया हुआ, पहली बात तो है। और ये यंगस्टर पागल नहीं है कि ऐसी वकार ज़का के पीछे आ गए, ये आते नहीं है किसी के पीछे। अब टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान ये दावा करती है कि जी ऑन ग्राउंड तो करप्शन होती रहेगी, ये नहीं रुकने वाली। हम लोग इंटरनेट की हर सहूलत जिससे डॉलर्स आ सकते हैं, पैसे आ सकते हैं, उसके लिए काम करेंगे। हम अवेयरनेस कैंपेन चलाएंगे। अगर हुकूमत नहीं समझती, IT मिनिस्टर तनख्वाह लेते रहे, झंडे की गाड़ी में घूमे, प्लीज मुझे बनने दें IT मिनिस्टर, मुझे आने दें एडवाइजर के तौर पे, मैं मुफ्त में काम करके पॉलिसी बना के देना चाहता हूँ, किसी का कसूर नहीं। यही बात शोएब शेख साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में खड़े होकर कहा था कि खुदारा पॉलिसी बनाए। ये जो पैसा इंडिया जा रहा IT के हवाले से, IT के अंदर बहुत बड़ा, अब उन्होंने मिसालें दी कि हम अरबों डॉलर ला सकते हैं, हमारा यूथ ला सकता है, हमारे पास टैलेंट है। बदकिस्मत ये है जो आप बात करें, पॉलिसी नहीं है, किसी को पता ही नहीं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बात कर दूं, इस वक्त डेटा प्रोटेक्शन के कानून मौजूद हैं। सोचिए कि अगर आपका डेटा चोरी हो जाए तो ये कोई ले सकता है। इंडिया से राउट होकर वेबसाइट्स आ रही हैं, इंडिया टेक्निकली हमारे सारा डेटा देख सकता है, इसके बारे में कोई बात, कोई पॉलिसी मौजूद नहीं है।
बहुत बहुत शुक्रिया वकार ज़का आपका। और आखिर थैंक यू वकार ज़का, तो ट्रेंड कर रहा है ट्विटर पे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद क्या वाकई लोड शेडिंग खत्म होने लगी है? कराची में के इलेक्ट्रिक लोड शेडिंग खत्म कर देगा? कब तक, क्या ऐलानात हो रहे हैं? ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला। नेपरा ने शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है और 15 दिन में जवाब तलब किया है के इलेक्ट्रिक से, और ये भी कहा है कि अगर 15 दिन में जवाब नहीं आता कि गैर एलानिया लोड शेडिंग क्यों हो रही है तो फिर ये लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है के इलेक्ट्रिक का। क्या वाकई नेपरा कर सकता है? और नेपरा ने जो चीज़ें बताई हैं वो हैरान कर देने वाली हैं। नेपरा कह रहा है जी, पूरी एक चार्जशीट तैयार की है कि 1,20,000 टन फर्नेस ऑयल ज़ख़ीरा करने का इंतज़ाम करना था बिन कासिम पावर प्लांट के लिए, नहीं किया गया के इलेक्ट्रिक की तरफ से। अब ये सब मुआहदे में मौजूद था जब ये प्राइवेटाइज हुआ, ये सब कुछ इनको बताया जाता रहा है। मशीनों की मुनासिब देखभाल कभी नहीं की इन्होंने के इलेक्ट्रिक ने, कई बार ये फिर बंद हो जाता है सारा निज़ाम। 2017 के दौरान टैरिफ में प्लांट की मरम्मत के लिए 25 अरब की मंजूरी दी गई। के इलेक्ट्रिक की मुनासिब मेंटेनेंस से 250 मेगावाट तक इजाफी बिजली ये बन सकती थी, लेकिन उन्होंने कभी कोई मेंटेनेंस के लिए कोई काम नहीं किया। 2019 तक 900 मेगावाट का पावर प्लांट इन्होंने मुकम्मल करना था, कोई नहीं किया, कुछ नहीं किया। के इलेक्ट्रिक को इस पावर प्लांट की 73 करोड़ डॉलर की लागत भी सार्फिन को मुंतकिल करने की इजाज़त थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया, बस ये पैसे बटोरते रहे। वकार ज़का हमारे साथ हैं। वकार ने सोचा कि ये आगे अगर दुनिया में हमने जाना है, पाकिस्तान तरक्की करनी है, तो ये मामला भी जुड़ता है नौजवानों से भी, आईटी से भी, हर तरह से। तवानाई अगर नहीं है तो आप कोई कारोबार कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये के इलेक्ट्रिक तो एक ऐसे लग रहा है कि एक टेस्ट केस, दुनिया में शायद पीएचडी होगी इस पे कि किसी मुल्क में जाकर उसको लूटना किस तरह है, और मुल्क बेबस होकर देखता रहेगा कि लूटा जा रहा है, सारे मुआहदों को ख़त्म हो रहे हैं, ये काम करेंगे, इस तरह प्लांट्स लगाएंगे, इस तरह ये ट्रांसफार्मर। अब मसलन 39 पावर ट्रांसफार्मर पर ज़्यादा दबाव से गैरलानी लोड शेडिंग हो जाती है, कोई नहीं बदलेगा, हम जितना मर्जी शोर मचा लें। तो ये कोई इन्होंने लूट मार मचाई हुई है, हर किसी ने यहाँ के लूटो। और वो जिस तरह बड़े सगीर के दौर में ईस्ट इंडिया कंपनी आती थी और लूट के चली गई, वही काम आज तक हो रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इसके लिए हम लोगों ने जो प्लान किया हुआ है वो बायोगैस का, जहां पर भी ये कचरा जमा होता है कराची में, वहां हमने एक एनडी यूनिवर्सिटी की पूरी टीम बनाई हुई है कि जैसे ही हमें मौका मिलेगा हम प्रेजेंटेशन देंगे कि डिफरेंट कंपनीज को यहाँ लाना जरूरी है। और देखिए केएससी के बारे में या नेपरा के, ये के इलेक्ट्रिक के बारे में जैसी कोई बात होती है तो जफर अब्बास साहब जेडीसी वालों का हाल सबको पता है। तो मैं समझता हूँ कि हम सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। सोल्यूशन ये है कि जी हमें मौका दिया जाए कि हम बायोगैस के प्लांट्स जो हैं वो मुख्तलिफ जगहों पे लगा के देते हैं आपको, और वहां से हर कोई अपने अपने एरिया की बिजली ले ले। आप के इलेक्ट्रिक में, और देखें ये वही फिर बात है खान साहब के हाथ में, ये 2 मिनट में उनके एक बात करेंगे तो ये सब कुछ सेट हो जाएगा। जो के इलेक्ट्रिक से लोग मरे हैं, जो अर्थिंग इन्हें करनी पड़ी है, इतने लोगों की जान गई है, मैं कहता हूँ के इलेक्ट्रिक को खुद ही सोच लेना चाहिए कि ये किस किस्म की बदतमीजी हुई है। इतने बच्चों की जान जाने के बाद फिर जफर अब्बास को खामोश करा दिया गया कि भाई चुप हो जाओ वरना तुम्हारी हम जुबान खींच लेंगे। तो आप खुद सोचिए ना, इस मुल्क में जो बोलने की कोशिश करता है, जिसके बीवी बच्चे, वो बेचारा सोचेगा मैं क्यों पढ़ रहा हूँ इस चक्कर में। और बाज दफा आवाम भी नहीं समझ पाती कि असल दर्द क्या है। बायोगैस को लाना बहुत जरूरी है, उसके बगैर मैं नहीं समझता कराची की जो भी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सकती है। अच्छा, लेकिन वकार ज़का देखिए पबजी के लिए कैंपेन शुरू हुई, वो देखें कि वो रंग लाई, आज थैंक यू वकार ज़का कहा जा रहा है। तो सोशल मीडिया क्या कुछ नहीं कर सकता है? ये बिजली के लिए नौजवान इस पर आवाज उठाते हैं, कोई ट्रेंडिंग इस पर भी हो, कोई इसका भी दबाव डले। देखिए ये जो अभी ट्रेंड होने का चक्कर है ना, ये पहले भी होता रहा है। क्रिप्टो माइनिंग मशीन्स के हवाले से जो मैंने कहा था केपीके में लगा दें तो भाई बहुत पैसा आना शुरू हो जाएगा और कुछ नहीं करना। मसला ये ट्रेंड देखें अभी ये चल रहा है ना, इससे मुझे भी कोई फायदा नहीं है, ना मेरी सैलरी कहीं बढ़ जानी है, ना मुझे कोई स्पॉन्सर मिल जाने। उल्ट्रा कॉन्ट्रोवर्शियल में हो जाऊंगा और ज्यादा कि जी ये पॉलिटिक्स में जा रहा है तो जी इसको स्पॉन्सर जो है वो खराब हो जाते हैं हमारे। मसला यहाँ पर यह है कि ट्रेंडिंग से बस एक दिन की शोशा है, लेकिन ये जब तक असेंबली में नहीं बोलेंगे, आप देखें इससे कुछ भी नहीं फर्क पड़ने वाला। ये ट्रेंडिंग अच्छे लग रहा है जी, वकार ज़का वाह बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन फिर वही बात है कि यहाँ पर टेक्नोलॉजी लाने के लिए बहुत ज्यादा हमें काम करना पड़ेगा, और अगर हम नहीं करेंगे जी बिजली का काम खराब। असद खलील साहब, आप जिस तरह आप कहते हैं कि ये के इलेक्ट्रिक लूट का बाजार, वो तो अब नेपरा ने पूरी चार्जशीट दे दी है। अब नेपरा यही कर सकता है, नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी है, अब रेगुलेट करने के लिए वो यही कर सकता है। लेकिन अगर इसको मैं मिसाल दे रहा हूँ, बोल तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर बंद कर देते कि इलेक्ट्रिक को तो कौन बिजली देगा वहां पर? क्या हुकूमत चला लेगी, नेपरा चला लेगा? मुझे ये बताएं कि यही कर सकते हैं। आप तो इतनी आराम से आपने बात की, भाई जो एग्रीमेंट उसने किया था, जो इमरान खान साहब को लोग डराते हैं,
उसने कहा था मैं ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा ना। नेपरा ने तो थोड़ी सी तफसील अभी बताई है ना, जी। अभी थोड़ी सी चार्जशीट बनाई है। मैंने बताया इतने लंबे मोटी मोटी 3 फाइलें हैं, 3 फोल्डर हैं, इन्होंने वो लगाया तो कुछ भी नहीं, लेकिन जो इन्होंने माल लूटा, जो कापर का इन्होंने सिस्टम वहां से उतारा, जो चीजें वहां से लूटी, लूट मार करके गायब की, जो पैसा निकाला, जो मनी लॉन्ड्रिंग की, जो सार्फिन के ऊपर ओवर बिलिंग की, जो चीजें तारे कॉपर बेच के सिल्वर डाल दिया, चीजें लगाई नहीं, ना फर्नेस ऑयल का दिया, ना जो उस वक्त नेपरा नशे में था, सोया हुआ था। नेपरा का काम जो ये था, अब ये आनियां जानियां नेपरा की इसलिए हो रही हैं क्योंकि एक तो नैब ने नोटिस ले लिया, उन्होंने 3 माह का टाइम दे दिया। नेपरा ने कहा जी हम जा रहे हैं, हम आ रहे हैं, अब 15 दिन पहले हो गए, 15 दिन का नोटिस दे दिया, उसके बाद आ जाएगा मौसम, गर्मी खत्म हो जाएगी, हमने नोटिस दे दिया कि हम तो लाइसेंस मुअत्तल कर देंगे, गर्मी होगी खत्म, और उसके बाद लोग जाएंगे भूल और ये लूट मार करके निकल जाएंगे। मैं फिर कह रहा हूँ 124 अरब रुपया जो इन्होंने खाया, जो इदारों का देना है, जो सुई गैस का बाकी महकमों का, वो इनसे कौन लेगा? ये सिर्फ भागने के चक्कर में है, ये भागने नहीं देंगे हम इनको इंशाल्लाह। ये अगर भागेंगे तो 124 अरब रुपया भी आपसे लेंगे और जो आपने मनी लॉन्ड्रिंग की वो भी आपके उगलवाएंगे। नैब के अंदर इंक्वायरी पड़ी हुई है। मुझे ये नैब बता दे, इतने जो बड़े मैंने फोल्डर दिए हैं, आज तक नैब उस केस के ऊपर क्यों बैठा हुआ है? वो पहले चेयरमैन के दौर से थी, मौजूदा चेयरमैन के मौजूदा पे जो नोटिस ले रहे हैं, आपको नोटिस लेने की जरूरत नहीं है। 3 इतने बड़े फोल्डर हैं, उसमें ईच एंड एवरीथिंग विद एन एक्सेस है। चेयरमैन साहब भी सुन रहे हैं, या उनके जो नैब के जो कराची के डीजी अब जो है, जो पहले वाले हैं, मैंने इतने बड़े 3 फोल्डर दिए, उसमें इनकी पूरी लूट मार की डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद है। उसको पकड़ना चाहिए था। अब करते ही हमेशा ये है, ये कंपनी भाग जाती है, लूट मार के भाग जाती है, वो तो ये चाहेंगे। इस तरह नहीं होना चाहिए, देखना चाहिए इनको, इनसे गुलसना चाहिए माल जो लूटा हुआ है। अभी सही, हाँ, इनसे जो लोग मारे हैं उसका पैसा इनसे निकालना चाहिए, किसी और कंपनी को दे देंगे और ये लूट मार करके निकल जाए। वकार साहब, ये बिजली, पानी, कूड़ा करकट, ये सब कुछ, ये हमने तो कराची को प्रेजेंट करना है कि दुनिया का एक बहुत बड़ा शहर, देखिए ये है पाकिस्तान, और हम क्या दिखा रहे होते हैं, और ये दहाइयों से यही किस्सा है, कुछ बदल नहीं सका। आपको क्या लग रहा है अगले साल 2, 4, 5 साल में हम देखेंगे कराची को बेहतर होता? मुझे नहीं लगता इसके बारे में, क्योंकि देखें ना, अभी जब बारिश आई थी तो 38 नाले जो थे उसके लिए कितने वर्ल्ड बैंक से कितना बड़ा जो फंडिंग मिली है, उसका क्या किया इन्होंने? एक नाला भी साफ नहीं हुआ। उसके बाद वो जो आप देखें कि जो पुरानी सब्जी मंडी के पीछे जिस तरह इन्होंने ऑक्शन कर दिए प्रॉपर्टी को, ये जो केसी की आप बात कर रहे हैं ना, ये माइंड सेट जो है पूरे इदारों का वो है जी। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में जी मुझे ये लगता है कि जी अमेरिका भी हमारे साथ शादी करना चाहता है, चाइना भी शादी करना चाहता है। जो पाकिस्तान को अमेरिका कहता है मैं ऐसे भगा के लेके जाऊंगा, कुछ दूंगा भी नहीं। चाइना कहता है मैं सजाऊंगा आपको, फिर मैं आपको शायद दूं। यहाँ पर जो शादी का रिश्ता कराने वाले लोग हैं ना, वो ये कर रहे हैं कि जैसे चार्ज पार्किंग पे आते हैं ना, तो 25 रुपए की अगर पार्किंग है तो वो कहता है 10 मुझे दे दे और तू ले जा। ये सही तरह रिश्ता नहीं करवा पा रहे। देखिए जाना तो है रुखसत होके पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं, खुदारा चाइना से बोले जी सब कुछ हमारा जो है यहाँ बना दे, हमें सब कुछ दे दे, रोडे बना दे, बीजिंग बना दे, फिर हम रुखसती आपके पास कर लेते हैं। ये मसला है। इसके अब ये के इलेक्ट्रिक का मसला उठा ले, पानी का मसला उठा ले। अब मैं बताऊं आपको, टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान ने हवा से पानी बनाने की मशीनें तैयार करके खड़ी की हुई है कि जी जहां जहां पानी का मसला है हम आपको लगा के दे देते हैं, कोई आपको जरूरत ही नहीं है। उसके लिए हमें फवाद चौधरी साहब के हमने नखरे उठा लिए। नहीं जी, कोई जवाब ही नहीं, कोई बात ही नहीं, और सिर्फ ट्वीट पे ट्वीट, ट्वीट पे ट्वीट, क्योंकि आवाम को भी ना सिर्फ आज का मसाला चाहिए होता है। ये के इलेक्ट्रिक का इतना बड़ा मसला है कि देखिएगा आप यकीन माने कि ये हल भी नहीं होगा, ये हल होगा नहीं, क्योंकि फंडिंग हुई भी है। हल का मैं हल पता कैसे होगा? ये के इलेक्ट्रिक एक जवाब बन रहा है, ये इसको डीवैल्यू करेंगे, एक नई कंपनी आ जाएगी, ये बीच में से निकल जाएगी, खांचे जो है लायबिलिटी गवर्नमेंट के ऊपर ट्रांसफर होगी, वो नए लोगों के ऊपर डलेगा, नई कंपनी कहेगी पिछले खा गए। यही वारदात हम देखेंगे। इससे किसने रिकवर करना है? ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया वकार ज़का, आपने प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।